हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 1 सप्लाई अंडर जीएसटी के क्वेश्चंस। आई एम अज्यूमिंग कि आपने ये सारे क्वेश्चंस खुद से एक बार सॉल्व किए होंगे। यहाँ पर हम कम समय में सारे क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सत्यमेव प्रिंटर्स इज अ प्रिंटिंग हाउस रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. It receives an order for printing 5,000 copies of books on yoga and meditation authored by a well-known yoga guru. The content of the book is to be provided by the yoga guru to Satyameva printers. It is agreed that Satyameva printer will use its own paper to print the said books. You are required to determine the rate of GST applicable. Right? So rate बताना है. Printing services पे rate दिया हुआ है 18% और सप्लाई ऑफ पेपर यूज्ड इन प्रिंटिंग द बुक्स पे रेट दिया है 12%. राइट. सो सीधा सीधा क्वेश्चन सर्कुलर से पूछा गया है. सर्कुलर नंबर 11/11/2017. राइट. सो इस तरह का कोई केस है जहां पर जो कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जाता है किसी ऑथर के द्वारा और उसको प्रिंट करता है कोई प्रिंटिंग वाला और वो अपना पेपर यूज करता है. राइट. सो ये केस होता है कंपोजिट सप्लाई का. सो आपको सबसे पहले सर्कुलर का रेफरेंस देके आपने बताया कि ये कंपोजिट सप्लाई है. फिर आपको कंपोजिट सप्लाई को डिफाइन करना है. कंपोजिट सप्लाई क्या होता है? जो नेचुरली बंडल्ड है, वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई है. राइट. उसके बाद कंपोजिट सप्लाई पर रेट कौन सा लगता है? कंपोजिट सप्लाई मानी जाती है सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई. राइट. सो प्रिंसिपल सप्लाई क्या होता है? प्रिंसिपल सप्लाई को आपको डिफाइन करना है. उसके बाद आपने केस बता दिया कि यहाँ पर ओनली कंटेंट सप्लाई किया जा रहा है पब्लिशर के द्वारा. तो जो फिजिकल इनपुट है इंक्लूडिंग द पेपर वो प्रिंटिंग बिलोंग्स टू द प्रिंटर्स. राइट. सो ये एक सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग जो है वो प्रिंसिपल सप्लाई है इस केस में. राइट. और प्रिंटिंग सर्विसेज जो है वो सप्लाई ऑफ सर्विस है. सो लास्ट में कंक्लूजन कि सप्लाई ऑफ प्रिंटेड बुक्स बाय सत्यमेव प्रिंटर इज अ कंपोजिट सप्लाई है और प्रिंसिपल सप्लाई जो है इसमें प्रिंटिंग सर्विसेज है. सो रेट जो है वो प्रिंटिंग सर्विसेज का लग जाएगा. राइट. कितना है? 18% दिया हुआ है. ठीक है. सिंपल सा क्वेश्चन है. अगर आपने सर्कुलर पढ़ा है तो आप इजीली कर पाएंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. सेम क्वेश्चन है, सेम सर्कुलर यहां पर कोट करना है. राइट. एमटीपी में पूछा गया है, आरटीपी नवंबर 19 में भी पूछा गया. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3. Sudama Associates, a registered supplier, disposes the computers owned by the business without consideration and it has not claimed the input tax credit on such computers. Right. So examine whether the disposal of computer by Sudama Associate qualifies as deemed supply under Schedule 1. शेड्यूल 1 में क्या पढ़ा है हमने? चार बातें बोली गई है कि अगर कंसिडरेशन नहीं भी होगा फिर भी हम उसको सप्लाई मान लेंगे. राइट. तो उसमें फर्स्ट पैरा 1 बोलता है कि परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट वेयर आईटीसी हैज बीन टेकन. राइट. सो यहां पर क्या बोला है? इट हैज नॉट क्लेम्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट. यहां पर आईटीसी नहीं लिया है. डिस्पोजल हो रहा है, बिजनेस असेट भी है, कंप्यूटर ओन्ड बाय बिजनेस. राइट. विदाउट कंसिडरेशन भी है, लेकिन आईटीसी यहां पर क्लेम नहीं किया है. अगर आईटीसी नहीं लिया है तो सप्लाई नहीं माना जाएगा. राइट. सो सेक्शन 7(1)(c) कोट करना है. रीड विद शेड्यूल 1. Permanent transfer or disposal of business asset is treated as supply even though the same is made without consideration. Right. Only if input tax credit, यहाँ पर input tax credit नहीं लिया इसलिए ये सप्लाई नहीं है. राइट. नॉट अ सप्लाई. सेकंड देखते हैं. पृथ्वी एंटरप्राइजेस अपॉइंट्स चंपक टू प्रोक्योर सर्टेन गुड्स फ्रॉम द मार्केट. Champak identifies various suppliers who can provide the goods as desired by Prithvi Enterprises and ask a supplier, Satya Manufacturer, to send the goods and issue the invoice directly to Prithvi Enterprises. यहाँ invoice किसको issue कर रहा है? Directly Prithvi Enterprises को किया जा रहा है. So you are required to determine whether Champak can be considered as an agent of Prithvi Enterprises in terms of Schedule 1. नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि Schedule 1 में कब फॉल करेगा? जब एजेंट जो है अपने नाम पर इनवॉइस इशू करता है. राइट. सो ये चंपक जो है सिर्फ और सिर्फ एक प्रोक्योरमेंट एजेंट है और ये शेड्यूल 1 में फॉल नहीं करेगा. राइट. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. चंद्रगुप्त मौर्य इज एन आर्टिस्ट हु मेक्स कंटेम्पररी पेंटिंग्स. ही इज रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ कोलकाता. चंद्रगुप्त मौर्य अपॉइंट्स ध्रुव कुमार टू ऑक्शन हिज पेंटिंग इन महाराष्ट्र. ध्रुव कुमार arranges for the auction and identifies the potential bidders. The highest bid is accepted and the painting is sold to the highest bidder. The invoice for the supply
of the painting is issued by the Dhruv Kumar on the behalf of Chandragupta Maurya but in his own name. यहाँ पर क्या हो रहा है, खुद के नाम पर इनवॉइस इशू कर रहा है. फर्स्ट केस में वो डायरेक्टली प्रिंसिपल के नाम पे कर रहा था, इनवॉइस डायरेक्टली टू पृथ्वी एंटरप्राइजेस के नाम पे इशू कर रहा था, राइट. और यहाँ पर क्या कर रहा है, खुद के नाम पे कर रहा है. अगर खुद के नाम पर इनवॉइस इशू कर रहा है तो वो बिल्कुल शेड्यूल 1 में फॉल करेगा और ये सप्लाई माना जाएगा, राइट. सेम क्वेश्चन है आपको यहाँ पर. सर्कुलर नंबर अगर आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छा है. सर्कुलर नंबर 57/2018, राइट. सो ध्रुव कुमार जो है वो एजेंट माना जाएगा ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य अंडर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1, राइट. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. ए इंडस्ट्रीज एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एन एक्टर चंद्रगुप्त टू एक्ट एज एन ब्रांड एम्बेसडर of the product manufactured by A Industries. The duration of the contract is 5 years. ठीक है, 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट है. एंड द कॉन्ट्रैक्ट फी पेबल टू चंद्रगुप्त फॉर बीइंग अ ब्रांड एम्बेसडर इज रुपीज 50 लाख पर एनम. 50 लाख रुपया एक साल का दिया जा रहा है. ठीक है. एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इन केस द कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड बाय चंद्रगुप्त बिफोर द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, चंद्रगुप्त will have to repay A Industries 50% of the contract fee received by him till the time of termination of contract. अगर चंद्रगुप्त कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है तो उसको 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फीस वापस से रिटर्न करना पड़ेगा, राइट, रीपे करना पड़ेगा. At the end of third year, Chandragupta terminates the contract with A Industries. He has received the contract fee for 3 years at the time of termination. 3 साल तक का पैसा मिल चुका है और एंड में, तीसरे साल के एंड में उसने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया है, राइट. सो 50 लाख इंटू 3, 150 लाख रुपीज उसको रिसीव हो गया है. उसमें से उसको 50% उसको रीपे करना, मतलब कितना, 75 लाख उसको रीपे करना है. सो क्या ये सप्लाई माना जाएगा, राइट. सो आपने पढ़ा होगा सर्कुलर नंबर 178, राइट. नया सर्कुलर आया है. ये केस है लिक्विडेटेड डैमेजेस का, राइट. सबसे पहले आपने सप्लाई को डिफाइन कर दिया कि सप्लाई क्या होता है. जहाँ सप्लाई का डेफिनेशन आपने बता दिया, राइट. और जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है जहां पर 50 लाख पे किए जा रहे हैं उसको पर एनम एज अ ब्रांड एम्बेसडर, वो सप्लाई माना जाएगा, राइट. उस पर जीएसटी लगेगा. उसके बाद जो रीपे कर रहा है पैसा वो लिक्विडेटेड डैमेजेस में फॉल करेगा, राइट. क्योंकि जो ट्रांजेक्शन एंटर किया है वो ब्रीच करने के लिए नहीं किया गया था, राइट. सो सर्कुलर नंबर 178 को आपको कोट करना है. Being liquidated damages, they are merely compensation for loss due to breach of the contract and not the consideration for tolerating non-performance of the contract, right. So जो ये 75 लाख रुपीज रिसीव हुआ है ये सप्लाई नहीं माना जाएगा, राइट. और इस पर टैक्स नहीं लगेगा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6. विक्रमादित्य इज अ सैलरीड एम्प्लॉय एंड इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स. ठीक है. He has obtained a trading account with via the brokers. During the month, Vikramaditya undertook future contracts. Future contract लिए हैं without a physical delivery option, right. ये पढ़ा होगा. अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है और एक्चुअल फिजिकल डिलीवरी लेता है तो ही उस पर जीएसटी आएगा, राइट. तो ही वो सप्लाई माना जाएगा. अमाउंटिंग टू रुपीज 35 लाख. विक्रमादित्य नीड योर एडवाइस वेदर सच फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेकन बाय हिम अमाउंट्स टू सप्लाई एंड लाइबल टू जीएसटी. बिल्कुल इस पे नहीं लगेगा आपको. सिंपल सा गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की डेफिनेशन में सिक्योरिटीज नहीं आता है, राइट. सिक्योरिटीज को एक्सक्लूड किया गया है, स्पेसिफिकली एक्सक्लूड सिक्योरिटीज. और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एक तरह के डेरिवेटिव्स होते हैं और वो भी सिक्योरिटीज का पार्ट बनते हैं, राइट. सो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. अगर यहाँ पर एक्चुअल डिलीवरी लिया जाता तो उस पर जीएसटी लगता, लेकिन यहाँ पर विदाउट अ फिजिकल डिलीवरी ऑप्शन लिया गया है तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7. Angad Private Limited is engaged in business of distribution of construction material. As an incentive, Angad Private Limited pays an amount of rupees 75 lakh to 75,000 to its employees upon achieving a specified sales target. Right? Target दिया है, अगर आप वो target achieve करेंगे तो आपको 75,000 rupees मिलेंगे. The incentive is part of the salary, right? And applicable tax is deducted at source as per relevant income tax provisions. Angad Private Limited is of the view that GST is not leviable on such incentive paid to employees
वेदर द व्यू टेकन बाय अंगद प्राइवेट लिमिटेड इज करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो 75,000 रुपीज दिया जा रहा है एम्प्लॉयज को, वो सेल्स टारगेट अचीव करने पर दिया जा रहा है, राइट, और ये पार्ट ऑफ सैलरी है। और शेड्यूल 3 में क्या पढ़ा है हमने? शेड्यूल 3 बोलता है कि जहां पर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है तो वो ट्रांजेक्शन नेगेटिव लिस्ट में आ जाता है, राइट। सो अंगद प्राइवेट लिमिटेड व्यू इज करेक्ट। उसके बाद शेड्यूल 3 के बारे में आपको बताना है दैट सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर जीएसटी, राइट। सो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, Nandeshwar manufacturer send certain category of yarn for processing to the job worker. The job worker undertakes the processing work on the yarn as per the requirement of Nandeshwar manufacturers. During the process, the job worker uses his own material also. The processed yarn is sold by Nandeshwar manufacturers directly from the job worker's premises. Balanced quantity of yarn and waste material is sent back by the job worker to Nandeshwar manufacturers. The job worker is of the opinion that he is using his own material also in the processing, and hence the supply to Nandeshwar manufacturer is in the nature of supply of goods as well as supply of service. So job worker को लगता है कि supply of goods भी है और service भी है. Do you agree with the opinion of job worker? बिल्कुल नहीं, right? So दोनों नहीं हो सकता. So partially correct है job worker जो है वो partially correct हो जाएगा, क्योंकि शेड्यूल 2 बोलता है, शेड्यूल 2 में बोला गया है कि जो भी प्रोसेसिंग एक्टिविटी होती है कैरिड ऑन एनी पर्सन गुड्स इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, राइट, इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल 2। सो ये एक सप्लाई ऑफ सर्विस है, ना कि सप्लाई ऑफ गुड्स। इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 9। मोक्ष भूमि इंडस्ट्रीज हैज इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इट स्टोर्स द फिनिश्ड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इट at a depot located in the state of Gujarat. The depot is owned by पुण्य भूमि लिमिटेड, अ रिलेटेड पर्सन। अच्छा, रिलेटेड पर्सन के यहाँ रखा गया है, ऑफ मोक्ष भूमि इंडस्ट्रीज। पुण्य भूमि लिमिटेड हैज नॉट चार्ज एनी कंसिडरेशन फ्रॉम मोक्ष भूमि इंडस्ट्रीज फॉर यूसेज ऑफ डिपोट फॉर स्टोरेज पर्पस। वेदर द स्टोरेज ऑफ गुड्स परमिटेड बाय पुण्य भूमि लिमिटेड टू मोक्ष भूमि इंडस्ट्री क्वालिफाइज एज सप्लाई, सप्लाई होगा। कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया है, राइट, कंसिडरेशन यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं किया है, और रिलेटेड पार्टीज है। अगर रिलेटेड पर्सन के बीच में होता है तो शेड्यूल 1 में हमने पढ़ा है कि कोई भी ट्रांजेक्शन अगर रिलेटेड पर्सन के बीच में होता है, इवन दो विदाउट कंसिडरेशन है, तो भी वो सप्लाई मान लिया जाएगा, राइट। सेक्शन 7(1)(c) रीड विद शेड्यूल 1, राइट, विदाउट कंसिडरेशन है, उसके बाद भी क्वालिफाई है सप्लाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। Rob Shareholding Limited, an approved intermediary, has entered into a transaction wherein certain securities were to be lent to Dhan Bank under security lending scheme. Dhan Bank shall pay specified lending fee against such lending of securities to it. Explain the taxability of transaction involved in the security lending scheme 1997. So security lending scheme क्या होता है? जहां पर एक लेंडर होता है जो अपनी सिक्योरिटीज को लेंड करता है अप्रूव्ड इंटरमीडियरी के पास, और अप्रूव्ड इंटरमीडियरी वो सिक्योरिटीज किसी बोरोवर को देता है, राइट, और बोरोवर उसके बदले में लेंडिंग फीस देता है। जो लेंडिंग फीस प्रोवाइड की जाती है वो एक तरह का कंसिडरेशन होता है, राइट, और वो टैक्सेबल हो जाता है। यहाँ पर कोई सिक्योरिटी बेची नहीं जा रही, यहाँ पर सिर्फ सिक्योरिटी लैंड की जा रही है, राइट, और उसके अगेंस्ट में कंसिडरेशन मिल रहा है। सो ये एक सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है, और ये जीएसटी में टैक्सेबल होता है, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। कृष्णदेव इज अ ट्रेडर बेस्ड इन इंडिया। रामाकृष्ण ब्रदर ऑफ कृष्णदेव इज लोकेटेड इन चाइना, ठीक है, एंड इज ऑल्सो एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। कृष्णदेव प्लेसेस एन ऑर्डर विद रामाकृष्ण फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्टेन गुड्स फ्रॉम लोकल मार्केट इन चाइना, ठीक है, अपने भाई से कोई गुड्स मंगाना है उसको लोकल मार्केट से, चाइना से, राइट। बिफोर द शिपमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम चाइना टू इंडिया, Krishnadev sold such goods to Cristiano, a trader located in Brazil. The goods were subsequently shipped from China to Brazil. Comment on the taxability. सिंपल सा क्वेश्चन है, शेड्यूल 3 में बोला गया है, राइट, ये मर्चेंट ट्रेडिंग का ट्रांजेक्शन है और ये नेगेटिव लिस्ट में कवर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? सेल ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी
to another place in non-taxable territory without such goods entering into India, right, shall not be treated as supply under GST. सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 12. मिस्टर जोम्बी, a supplier registered in Hyderabad, procures goods from China and directly supplied the same to a customer in US. With reference to the provisions of GST law, examine whether the said activity of supply of goods by Zombie to customer in US is taxable under GST. So मिस्टर जोम्बी क्या है, हैदराबाद में रजिस्टर्ड है, राइट. कुछ गुड्स प्रोक्योर कर रहा है चाइना और चाइना से, और डायरेक्टली सप्लाई कर रहा है सेम गुड्स को कस्टमर इन यूएस. सो ये भी शेड्यूल 3 के अंदर कवर हो जाएगा, राइट. शेड्यूल 3 ऑफ द CGST एक्ट स्पेसिफाइज ट्रांजैक्शन और एक्टिविटीज which shall neither be treated as supply of goods nor supply of service. उसमें क्या पढ़ा है, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया, राइट. सो ये सप्लाई नहीं होगा, राइट. यहाँ पर डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई भी पूछा है. प्लेस ऑफ सप्लाई का सवाल ही नहीं आता क्योंकि ये सप्लाई ही नहीं है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन अराइज ही नहीं होगा, राइट. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. मोहनदास इंटरनेशनल एंटर्स इनटू अ ट्रांजैक्शन फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स. इंपोर्ट ऑफ गुड्स है फ्रॉम अ वेंडर लोकेटेड इन इटली. Due to financial issues, Mohandas International was not in a situation to clear the goods upon payment of import duty. Mohandas International sold the goods to Radhakrishna Export House by endorsement of title of the goods. While the goods were in high C. High C में था तभी goods का title सेल कर दिया. The agreement further provides that Mohandas International shall purchase back the goods in future from Radhakrishna एक्सपोर्ट हाउस. डिस्कस द टैक्सेबिलिटी, राइट. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सीधा सीधा हाई सी सेल का क्वेश्चन है, शेड्यूल 3 में फॉल करता है, नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड है. सो ये जीएसटी इस पर नहीं लगेगा. और अगर फ्यूचर में यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो मोहनदास फिर से खरीदेगा उसको, अगर फ्यूचर में वो खरीदता है तो वो एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन की तरह ट्रीट होगा और बाद में उसको जीएसटी लग जाएगा, राइट. जीएसटी शैल बी एप्लीकेबल ऑन द सेम सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड अंडर जीएसटी लॉ. ठीक है, सारे नेगेटिव लिस्ट के वन वन लाइनर आंसर्स हैं. नेगेटिव लिस्ट को अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप ये क्वेश्चंस को आराम से कर पाओगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. मिस्टर हैप्पी हैज अ ह्यूज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लोकेटेड इन एट द प्राइम लोकेशन ऑफ मुंबई. ही हैज लेट आउट द फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर टू मिस्टर पीस फॉर रेसिडेंशियल पर्पस. क्या है, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए प्रॉपर्टी लेट आउट किया है, ठीक है. Mr. Peace surrenders his tenancy rights to Mr. Seren for a tenancy premium of rupees 10 lakh. Tenancy premium का क्वेश्चन है, राइट. Mr. Seren has also paid the applicable stamp duty and registration charges on transfer of tenancy right. Moreover, Mr. Seren has agreed to pay a monthly rent of 1 lakh to Mr. Happy from June. So यहाँ पर क्या हो रहा है, पहली चीज टेनेंसी राइट्स जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं अगेंस्ट टेनेंसी प्रीमियम ऑफ रुपीज 10 लाख, राइट. और दूसरा क्या हो रहा है कि जो मिस्टर सेरेन है वो रुपीज 1 लाख दे रहा है मंथली मिस्टर हैप्पी को एज अ रेंट, ठीक है. सो टेनेंसी प्रीमियम के लिए हमने एक सर्कुलर पढ़ा है, सर्कुलर नंबर 44/2018. वो क्या बोलता है, अगर कोई भी अपना टेनेंसी राइट जो है वो ट्रांसफर करता है अगेंस्ट अ कंसिडरेशन तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, राइट. स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे किए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो एक सप्लाई ऑफ सर्विस है और उस पर जीएसटी लगेगा, राइट. उसके अलावा जो सेकंड ट्रांजेक्शन है जहां पर मिस्टर सिरेन जो है वो 1 लाख रुपीज मंथली पे कर रहा है रेंट का मिस्टर हैप्पी को. अब ये किसके लिए पे कर रहा है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी उसने लिया है, राइट. सो एग्जम्पशन चैप्टर में आप पढ़ेंगे एंट्री नंबर 12 ऑफ द नोटिफिकेशन नंबर 12/2017. वहां पर क्या दिया है कि ग्रांट ऑफ टेनेंसी राइट इन अ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज अ रेसिडेंट ड्वेलिंग अगेंस्ट टेनेंसी प्रीमियम और पीरियडिकल रेंट और बोथ इज एग्जेम्प्ट, ठीक है. सो वो चीज एग्जेम्प्ट किया गया है. सो मंथली रेंट जो है रिसीव बाय मिस्टर हैप्पी फ्रॉम सेरेंट इज एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मंथली रेंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा. लेकिन जो टेनेंसी प्रीमियम है 10 लाख रुपीज वो जीएसटी में उस पर जीएसटी लगेगा, वो एक सप्लाई ऑफ सर्विस है, राइट. उसके बाद नाउ क्वेश्चन नंबर 15. Rudraksh Kapoor, owner of Rudraksh Publishing House, Ghaziabad, UP, donated some money
to a Divya Prakash Charitable Trust in the memory of his late father. The Divya Prakash Charitable Trust constructed a room in the school run by it from such donation and wrote donation by Rudraksh Kapoor in the memory of his late father on the door of the room so constructed. Examine whether the money donated by Rudraksh Kapoor is leviable to GST or not. ठीक है, so इसमें क्या किया है, डोनेशन दिया गया है और सामने वाले ने स्कूल में एक कमरा बनवाया है और कमरे के दरवाजे पर लिखा है डोनेटेड बाय रुद्राक्ष कपूर इन द मेमोरी ऑफ हिज लेट फादर, राइट। सो इसके रिगार्डिंग हमने एक सर्कुलर पढ़ा है, सर्कुलर नंबर 116। ये क्या बोलता है कि जहां पर भी कोई डोनेशन दिया जाता है किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को और वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कोई नाम उसका डिस्प्ले करता है, राइट, डोनर का, जस्ट एज ए एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड के लिए या फिर पब्लिक रिकॉग्निशन के लिए, राइट, डोनर्स ऑफ एक्ट ऑफ फिलेंट्रॉफी के लिए, वो रिकॉग्निशन के लिए या ग्रेटिट्यूड के लिए वो नाम डिस्प्ले करते हैं और वो किसी भी तरह का कोई पब्लिसिटी नहीं होता है, ना ही कोई कॉमर्शियल गेन के लिए होता है, तो फिर वो डोनेशन जो है वो कंसिडरेशन नहीं माना जाता है, जो पैसा दिया होता है उसको कंसिडरेशन नहीं मानते हैं और वो सप्लाई का पार्ट नहीं बनता है, राइट, और उसमें जीएसटी नहीं लगता है। सो डोनेशन जो भी दिया जाता है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, वो कंसिडरेशन कब माना जाएगा, जब कोई ऑब्लिगेशन हो, राइट, देयर इज एन ऑब्लिगेशन ऑन पार्ट ऑफ रेसिपिएंट ऑफ द डोनेशन और गिफ्ट टू डू समथिंग। अगर कोई ऑब्लिगेशन है सामने वाले पे कि आपको ये पैसों के बदले में कुछ करना है, तो फिर वो एक सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा और उस पर जीएसटी लग जाएगा, राइट। बट इस केस में कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। इसके रिगार्डिंग 3 कंडीशंस दी गई है। कौन सी कंडीशंस है, गिफ्ट और डोनेशन मेड टू अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दिए होना चाहिए, पेमेंट शुड हैव द कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन and purpose should be philanthropic, right, no commercial gain and not advertisement। so present case में कोई भी तरह का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ना ही कोई कॉमर्शियल गेन है, राइट। सो इन द प्रेजेंट केस जीएसटी इस पर नहीं लगेगा, राइट, नॉट लेविएबल टू जीएसटी। ये सिर्फ एक फिलेंथ्रोपिक एक्ट है, राइट, और नॉट एम्ड एट एडवर्टाइजिंग और प्रमोटिंग हिज बिजनेस, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, इन द अबाव क्वेश्चन इफ दिव्य प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट हैड रिटन ऑन द डोर ऑफ द रूम कंस्ट्रक्टेड इन द स्कूल रन बाय इट फ्रॉम मनी डोनेटेड बाय रुद्राक्ष कपूर, अगर डोर पे क्या लिखते हैं, डोनेटेड बाय रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस गाजियाबाद यूपी, उसके बिजनेस का नाम दे रहे हैं अगर, राइट, वुड गिवन ट्रांजेक्शन एक्टिविटी क्वालिफाइज एज सप्लाई। अब ये सप्लाई का पार्ट बन जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, राइट, वो पैसा डोनेट कर रहा है और उसके बदले में उसके फर्म का, उसके कंपनी का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। सो ये जो है सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा और इस पर जीएसटी लगेगा, राइट। देर इज अ डायरेक्ट मेंशन ऑफ द हिज पब्लिशिंग हाउस विच इज बीइंग एडवर्टाइज्ड, इन सच ए केस इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय देवी प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर अ कंसिडरेशन रिसीव इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन, राइट। सो ये इस पर जीएसटी लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। मिसेस काजल, registered supplier of Jaipur, Rajasthan, has made the following supplies in the month of January, right। केसेस दिए हुए हैं, उसके साथ साथ में रेट्स दिया गया है, अपने को जीएसटी लाइबिलिटी निकालना है, राइट। सो वन बाय वन केस देखते हैं। फर्स्ट केस क्या बोला है, सप्लाई ऑफ लैपटॉप बैग अलोंग विद लैपटॉप टू अ कस्टमर ऑफ मुंबई फॉर ₹55,000 एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अब इसमें क्या हो रहा है, लैपटॉप के साथ साथ में लैपटॉप बैग भी दिया जा रहा है। सो ये जो सप्लाई है ये नेचुरली बंडल्ड है, राइट, और ये कंपोजिट सप्लाई है। और कंपोजिट सप्लाई के केस में रेट किसका लगता है, जो प्रिंसिपल सप्लाई पर होता है। यहाँ पर प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, सप्लाई ऑफ लैपटॉप, राइट, प्रिंसिपल सप्लाई सप्लाई ऑफ लैपटॉप है। तो लैपटॉप पर जो रेट होगा वही रेट लैपटॉप बैग पर भी लगेगा, तो 55,000 पर। चूंकि कस्टमर जो है वो मुंबई में बेस्ड है और मिसेस काजल रजिस्टर्ड इन राजस्थान है, तो आईजीएसटी लगेगा, राइट। सो आईजीएसटी एट द रेट ऑफ, क्या रेट लगेगा, लैपटॉप पर रेट दिया है 18%, लैपटॉप बैग पर रेट दिया है 28%, तो कौन सा रेट लगेगा, 18% वाला लगेगा, राइट, रेट ऑफ लैपटॉप। सो 18% के हिसाब से लग जाएगा आईजीएसटी 55,000 पे, ठीक है। देख लेते हैं, नेचुरली बंडल्ड है,
सो ये कंपोजिट सप्लाई है जिसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, सप्लाई ऑफ लैपटॉप, एंड ट्रांजैक्शन जो है वो इंटर स्टेट सप्लाई है तो 18% लग जाएगा, राइट। 55,000 पर 9,900। उसके बाद सेकंड केस देखते हैं, सप्लाई ऑफ 10,000 किट्स एट ₹50 ईच अमाउंटिंग टू ₹5 लाख एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी टू राम फैंसी स्टोर इन कोटा, राजस्थान। ठीक है, ये भी राजस्थान में, मिसेस काजल भी राजस्थान में, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई है। ईच किट कंसिस्ट ऑफ वन हेयर ऑयल, वन ब्यूटी सोप एंड वन हेयर कॉम। सो क्या किया, तीन प्रोडक्ट्स को मिला करके एक किट बनाया है इन्होंने, राइट, और वो सेल किया है। सो क्या ये तीनों प्रोडक्ट्स नेचुरली बंडल्ड है क्या, नहीं है, राइट। ये केस है मिक्स्ड सप्लाई का, किस, मिक्स्ड सप्लाई है, राइट। और मिक्स्ड सप्लाई के केस में रेट किसका लगता है, जो हाईएस्ट रेट होता है, राइट। सो ये 5 लाख जो है एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है और इस पर रेट लगेगा जो हाईएस्ट होगा। सो रेट देख लेते हैं, हेयर ऑयल पे दिया हुआ है 18%, ब्यूटी सोप पे दिया है 28% और हेयर कॉम पे दिया है 12%। सो रेट कौन सा लगा है, 28%, जो हाईएस्ट रेट है, राइट। हाईएस्ट रेट लग जाएगा 5 लाख रुपीज पे। अब इसके साथ में एक चीज और दिया है कि इंटरेस्ट ऑफ ₹6,400 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, इंटरेस्ट पे किया है, इंटरेस्ट कलेक्ट किया है मिसेस काजल ने इन जनवरी फ्रॉम राम फैंसी स्टोर कोटा फॉर पेमेंट रिसीव विद डिले ऑफ 30 days। डिले किया पेमेंट करने में, इसलिए मिसेस काजल ने इंटरेस्ट चार्ज किया है 6,400 का, राइट, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। तो इसको सबसे पहले एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी करना पड़ेगा। तो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी कैसे करेंगे, इस पर रेट कौन सा लगाया होगा, जो रेट इस सप्लाई पर है, राइट। सेकंड ट्रांजेक्शन में कौन सा रेट लगा है, 28% रेट लगा है। सो 6,400 को हम एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी करेंगे और वो भी वैल्यू का पार्ट बनेगा, राइट। सेक्शन 15 में अगर आप वैल्यू ऑफ सप्लाई के चैप्टर में पढ़ोगे तो इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है, राइट। सो ये 5 लाख में इंटरेस्ट कंपोनेंट भी इंक्लूड होगा। It is a mixed supply and treated as a supply of that particular supply which attracts highest rate, right? So rate लग जाएगा 28%, 14% ईच हो गया। इंटरेस्ट जो चार्ज किया है ये इंक्लूड होगा इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। सो क्या किया, 6,400 को एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी कर दिया, डिवाइड बाय 128 इंटू 100 और 5 लाख रुपीज वैल्यू। सो 5,05,000 पर 28% के हिसाब से सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड केस देखते हैं, 100 किट्स आर गिवन एज फ्री, फ्री में दिए, फ्री गिफ्ट टू जयपुर कस्टमर्स ऑन द ओकेजन ऑफ मिसेस काजल्स बर्थडे। ईच किट कंसिस्ट ऑफ वन हेयर ऑयल एंड वन ब्यूटी सोप। Cost of each kit is rupees 35, but the open market value for such kit of goods and of goods of like kind and quality is not available. Input tax credit has not been taken on the goods contained in the kit. क्या किया है, गिफ्ट दिया है फ्री में, फ्री में जयपुर के कस्टमर्स को दिया है बर्थडे पे, राइट। सो जहां पर कंसिडरेशन नहीं होता है वो सप्लाई नहीं माना जाता है, उस पर जीएसटी नहीं लगता है। अगर वो रिलेटेड पर्सन को दिया होता तो वो शेड्यूल 1 में फॉल करता और वो सप्लाई माना जाता, लेकिन यहाँ पर क्या किया है, कस्टमर्स को दिया है, अनरिलेटेड पर्सन को दिया है और फ्री में दिया है, तो ये इस पर जीएसटी नहीं लगेगा, राइट। क्या लिखा है, कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई अंडर सेक्शन 7 रीड विद शेड्यूल 1 ऑफ द सीजीएसटी एज द गिफ्ट्स आर गिवन टू अनरिलेटेड कस्टमर्स, अनरिलेटेड कस्टमर्स को दिए और विदाउट कंसिडरेशन दिए, इसलिए जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। फोर्थ केस देखते हैं, क्या बोला है, इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, ये भी फ्री में दिया है, टू हर ब्रदर, भाई को दिया है, फॉर हिज सन्स मैरिज फंक्शन इन इंदौर मध्य प्रदेश, ठीक है। Cost of providing said service is rupees 80,000, but the open market value of such service and of service of like kind and quality is not available. क्या बोला, इवेंट मैनेजमेंट सर्विस दिया है भाई को, राइट, और फ्री में दिया है। क्या भाई जो है रिलेटेड पर्सन माना जाएगा, नहीं। अपने को फैमिली की डेफिनेशन में क्या क्या लिखा है, फैमिली इंक्लूड्स स्पाउस एंड चिल्ड्रन, तो हमेशा फैमिली की डेफिनेशन में आएंगे। और पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर, ये चार लोग तभी फैमिली की डेफिनेशन में आएंगे जब वो डिपेंडेंट है, राइट। यहाँ प्रेजेंट केस में लिखा हुआ है क्या, कहीं पर डिपेंडेंट है भाई, जब डिपेंडेंट नहीं है तो वो रिलेटेड पर्सन नहीं कहलाएगा
और ये सप्लाई नहीं मानी जाएगी, राइट। सो इवेंट मैनेजमेंट सर्विस में क्या लिखा है, कैन नॉट बी कंसिडर एज सप्लाई अंडर सेक्शन 7 रीड विद शेड्यूल 1, क्योंकि अनरिलेटेड पर्सन है, कोई रिलेटेड पर्सन नहीं है और विदाउट कंसिडरेशन दिया गया है, राइट। सो नील हो जाएगा ये। उसके बाद लास्ट केस क्या बोला है, 1400 चेयर्स एंड 100 कूलर्स हायर्ड आउट टू फंक्शन गार्डन अजमेर फॉर रुपीज 3,30,000 exclusive of GST, including cost of transportation, right? Cost of transportation included है। The transporting the chairs and coolers from Mrs. Kajal's godown at Jaipur to Function Garden, Ajmer. ठीक है। Mrs. Kajal has paid the cost of transportation of chairs and coolers to an unregistered goods transport agency, right? उसने जो सर्विस लिया है वो GTA से लिया है, राइट। और 20 रुपीज पे किया है और सामने कस्टमर से भी चार्ज कितना किया है, 20 रुपीज चार्ज किया है फॉर ईच चेयर एंड कूलर फ्रॉम फंक्शन गार्डन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सेम, राइट। मिसेस काजल ने खुद से ट्रांसपोर्ट किया है। अगर कोई सर्विसेज जीटीए के द्वारा होती ली जाती है तो वो आरसीएम के अंदर कवर्ड है, राइट। सो मिसेस काजल ने जो सर्विस लिया है वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से लिया है। सो ये जो 20 रुपीज मिसेस काजल ने पे किया है वो आरसीएम के अंदर पे करना पड़ेगा उसको, राइट। सो कितना है, 1400 चेयर्स हैं और 100 कूलर्स है, दैट मीन्स 1500 हो गया। और 20 रुपीज के हिसाब से 30,000 रुपीज मिसेस काजल ने पे किया है। ये इस पर मिसेस काजल को जीटीए को जीटीए के सर्विस लिया है इसलिए आरसीएम में पे करना पड़ेगा, राइट। और रेट कितना लगेगा, 5%, राइट। यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस पे रेट लिखा है 5%। सो ये तो हो गया आरसीएम के अंदर हो गया, राइट। अब मिसेस काजल ने आगे सर्विस दिया है, 3,30,000 चार्ज किया है और ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस भी दिया है। क्या मिसेस काजल जीटीए है क्या, नहीं है, राइट। और कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है ट्रांसपोर्टेशन की अदर देन जीटीए तो वो एग्जम्प्ट होती है, राइट। सो जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दी है मिसेस काजल ने वो तो हो गई एग्जम्प्ट। और हायरिंग आउट का जो सर्विस दिया है 3,30,000 का वो टैक्सेबल है, राइट। और ये केस क्या है, कंपोजिट सप्लाई है, नेचुरली बंडल्ड है, राइट। सो जो प्रिंसिपल सप्लाई होगा उसी उस पर जो टैक्स जो रेट से टैक्स लगेगा वही रेट लगेगा ट्रांसपोर्टेशन पे भी लग जाएगा, इवन दो वो एग्जाम्प्ट है, राइट। सो 3,30,000 में हायरिंग चार्जेस पर कितना रेट दिया हुआ है, रेंट पे दे रहे हैं चेयर्स एंड कूलर्स, उस पर रेट दिया है 12%, राइट। सो ये जो 12% रेट है ये दोनों पे लग जाएगा, राइट, क्योंकि ये कंपोजिट सप्लाई का केस है। क्या लिखा है आप देखते हैं, since Mrs. Kajal is not a GTA, transportation services provided by her is exempt। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस तो एग्जेम्प्ट है, राइट। बट ये क्या है, ये केस है कंपोजिट सप्लाई का, जहां पर प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, हायरिंग आउट ऑफ चेयर्स एंड कूलर्स, ठीक है। और अजमेर में दिया है तो ये एक इंटरस्टेट सप्लाई है। सो 6% ईच के हिसाब से 12% के हिसाब से रेट जीएसटी लग जाएगा, राइट। 3,30,000 पे 6%, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर मिसेस काजल ने जीटीए का सर्विस लिया भी है तो उसको आरसीएम के अंदर पे करना पड़ेगा 30,000 पे 5% के हिसाब से, राइट। सो जीएसटी ऑन जीटीए सर्विसेज अवेल्ड is payable under RCM since GST is payable at the rate 5% being an interstate supply, so 30,000 के ऊपर 2.5% ईच के हिसाब से टैक्स लग जाएगा, राइट। सो ये एक कंपोजिट सप्लाई का केस था, यहाँ पर नीचे नोट भी दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, एक बार आप खुद से जरूर सॉल्व कीजिएगा इसको, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अग्रवाल करियर्स इज अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी विच इज engaged in transportation of goods by road, ठीक है। एज पर द जनरल बिजनेस प्रैक्टिस Agrawal carriers also provide intermediary and ancillary services like loading, unloading, packing, unpacking, transshipment and temporary warehousing in relation to transportation of goods by road. With reference to the provisions of GST law, analyze whether such services are to be treated as part of GTA service, being composite supply or a separate supply. So अपने को बताना है क्या ये composite supply में fall करता है या mixed supply है, right? Separate supply है। So ये केस सीधा दिया गया है एक FAQ से, right? यहाँ पर पहले क्लियरिटी नहीं था कि ये कंपोजिट सप्लाई में आएगा कि मिक्स सप्लाई में आएगा, राइट। सो सीबीआईसी ने क्लेरिफाई किया था, सीबीआईसी एफएक्यूज में,
ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स में, जहां पर बोला गया था कि जब भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होता है और उसके साथ में एंसिलरी सर्विसेज भी दी जाती है, राइट, एंसिलरी सर्विसेज लोडिंग अनलोडिंग के सर्विस भी दिया जाता है, तो ये कंपोजिट सप्लाई कहलाता है, राइट। और इस पर रेट ऑफ जीएसटी वही लगता है जो ट्रांसपोर्टेशन पे लगता है, ठीक है। सो यहाँ पर अपने को पहले दोनों को डिफाइन करना है, कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, मिक्स्ड सप्लाई क्या होता है, राइट। उसके बाद the various intermediary and ancillary services provided by GTA are not provided as independent service। ये कोई independent service नहीं, ये ancillary to the principal service है, right। so ये composite supply का part बनता है, thus will be composite supply and not a mixed supply even though a single price is charged, ठीक है। so ये composite supply के अंदर covered होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। Mr. Kanjilal Adani is an oil exploration and production contractor and is registered under GST in the state of Gujarat, ठीक है। He entered into a production sharing contract। Production sharing contract का क्वेश्चन है with the government of Gujarat, wherein he gets a license to explore, exploit and sell the petroleum crude and or natural gas from the government in Alibet oil field in lieu of royalty and a share in profit petroleum, ठीक है। In the month of June, Mr. Kanjilal Adani explored the petroleum reserves at Alibet oil field। He got a portion of the petroleum silt non-taxable under GST worth rupees 3 lakh as part of compensation, ठीक है। This petroleum silt is part of cost petrol का part है ये, and as per the contract entered into the government, examine the taxability, ठीक है। So प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट से लाइसेंस लेता है एक्सप्लोर ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए, और गवर्नमेंट उसके बदले में रॉयल्टी भी चार्ज करती है और साथ साथ शेयर लेती है प्रॉफिट में से, राइट। और प्रॉफिट को बोला जाता है प्रॉफिट पेट्रोलियम, और जो भी प्रोजेक्ट में कॉस्ट लगता है उसको बोलता है कॉस्ट पेट्रोलियम, राइट। सो गवर्नमेंट लाइसेंस देती है और बदले में रॉयल्टी चार्ज करती है और प्रॉफिट पेट्रोलियम का शेयर चार्ज करती है, ठीक है। जो भी शेयर गवर्नमेंट को मिलता है प्रॉफिट पेट्रोलियम में से वो एग्जेम्प्ट है, ये हमने पढ़ा है, राइट। और जो भी कॉस्ट पेट्रोलियम जो होता है वो कोई कंसिडरेशन नहीं है, राइट। वो कॉन्ट्रैक्टर का कॉस्ट लगा है और वही कॉस्ट उसको वापस से मिला है, सो वो टैक्सेबल नहीं होता है, राइट। इसके रिगार्डिंग सर्कुलर दिया हुआ है, सर्कुलर नंबर 32। वो क्या बोलता है, कॉस्ट पेट्रोलियम इज नॉट अ कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट अंडर अ प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड दस नॉट टैक्सेबल, ठीक है। रीजन क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर कैरीज एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम फॉर देमसेल्व्स एंड नॉट एज अ सर्विस टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कोई सर्विस नहीं दे रहे हैं, राइट। उनको खुद को बिजनेस करना है, इसलिए वो ये काम करते हैं, और गवर्नमेंट से वो सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस लेते हैं और गवर्नमेंट उस लाइसेंस के अगेंस्ट में उनसे रॉयल्टी और शेयर मांगती है प्रॉफिट में से, राइट। सो ये कॉस्ट पेट्रोलियम जो उनको मिला है 3 लाख रुपीज का, ये टैक्सेबल नहीं होगा, नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। XYZ consultancy registered in Bangalore supplies technical consultancy services to its clients. It has been providing technical services to BA Limited Mumbai since past 2 years. Consideration is settled by BA Limited assignment wise, ठीक है। BA Limited has paid 37 lakh to XYZ Consultancy on 10th January for XYZ Consultancy agreeing not to provide similar technical services। पैसा किसके लिए दिया है कि आपको सिमिलर सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करनी है to any other business entity in India or abroad for a period of next 8 year। 8 साल तक आपको ये सर्विसेज नहीं देनी है, ठीक है। XYZ consultancy is of the view that 37 lakh rupees is not chargeable to tax under GST। You are required to examine whether the view taken by XYZ is valid in law or not, ठीक है। It may be noted that BA Limited is not ready to pay any further amount to XYZ Limited in addition to the amount already agreed, ठीक है। ये केस क्या बोलता है कि पैसा जो दिया जा रहा है वो किसके लिए दिया जा रहा है कि आपको सिमिलर टेक्निकल सर्विसेज नहीं देनी, ना इंडिया में ना कहीं बाहर, फॉर द नेक्स्ट 8 ईयर। सो ये सिंपल सा केस होता है, शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, राइट। ये सप्लाई ऑफ सर्विस होता है
और इस पे भी जीएसटी लगता है, राइट, लाइबल टू टैक्स अंडर जीएसटी। वन लाइनर आंसर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। Shivaji Private Limited, a registered supplier, supplies the following goods and services for construction of buildings and complexes. ठीक है, एक्सक्वेटर्स फॉर रिक्वायर्ड पीरियड एट पर आवर रेट, ठीक है, जैसे बीज होते हैं ना, वो लिया है पर आवर की रेट से मिलता है। मैन पावर फॉर ऑपरेशन ऑफ द एक्सक्वेटर एट पर डे रेट, उसको ऑपरेट करने वाला, उसको चलाने वाला जो होता है वो पर डे की रेट से वो भी लिया है। सॉइल टेस्टिंग एंड सेस्मिक इवेल्यूशन एट अ पर सैंपल रेट, ठीक है। द एक्सक्वेटर्स आर इनवेरेबली हायर्ड आउट अलोंग विद ऑपरेटर्स, ठीक है, वो साथ में ही मंगाए जाते हैं। सो ये एक तरह का कंपोजिट सप्लाई है, नेचुरली बंडल है, राइट। एक्सक्वेटर होगा तो ही उसको ऑपरेटर ऑपरेट करेगा, चलाएगा, राइट। Similarly, excavator's operator are supplied only when the excavator is hired out. ठीक है, for a given period the receipts exclusive of GST of शिवाजी प्राइवेट लिमिटेड आर एज फॉलोस। क्या क्या रिसीट हुआ है उसको? हायरिंग चार्जेस उसको 18 लाख रुपीज मिले हैं। सर्विसेज चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ मैन पावर फॉर ऑपरेशन ऑफ द एक्सक्वेटर से 20,000, और सॉइल टेस्टिंग एंड सेस्मिक इवेल्यूशन से 2,50,000। कंप्यूट द जीएसटी पेबल, अपने को जीएसटी पेबल निकालना, ठीक है। अज्यूम द रेट ऑफ जीएसटी इज टू बी इज अंडर, रेट क्या दिया है, हाई रेट ऑफ एक्सक्वेटर्स पे दिया है 12%, और सप्लाई ऑफ मैन पावर एंड सॉइल टेस्टिंग पे दिया है 18%। सिंपल सा 18 लाख पे, ये कंपोजिट सप्लाई का केस है, जिसमें जिसमें हायरिंग चार्जेस जो है और ऑपरेटर का चार्जेस है, ये कंपोजिट सप्लाई है। कंपोजिट सप्लाई के केस में रेट किसका लगता है, जो प्रिंसिपल सप्लाई होती है। यहाँ पर प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, हायर चार्जेस ऑफ एक्सवेटर्स, राइट, ये प्रिंसिपल सप्लाई है। जो इस 18 लाख पर जो रेट लगेगा, वही रेट लगेगा मैन पावर फॉर ऑपरेशन पे, राइट, इस 20,000 पे भी। सो हायरिंग पे रेट दिया हुआ है 12%, सो दोनों पे रेट लग जाएगा, इस पे भी 12% और इस पे भी 12%, राइट। और 2,50,000 जो है सॉइल टेस्टिंग पे, उस पर रेट दिया हुआ है 18%, सो इस पर 18% लग जाएगा, राइट। सिंपल क्वेश्चन है कंपोजिट सप्लाई का। 18 लाख पे 12%, 20,000 पे 12% और 2,50,000 पे 18%, टोटल हो गया 2,63,400, राइट। कंपोजिट सप्लाई है, सो रेट प्रिंसिपल सप्लाई का लग जाएगा 12%, और सॉइल टेस्टिंग में रेट 18% लग जाएगा, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट सप्लाई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। Diksha is engaged in supply of a biotic bouquet of goods and services in the state of Maharashtra. She has furnished the following information with regards to supplies made by her in the month of July. ठीक है, सेम क्वेश्चन लग रहा है। अपने को क्या निकालना है, फ्रॉम द अबाव इंफॉर्मेशन एग्जामिन ईच ऑफ द अबाव सप्लाईज मेड बाय दीक्षा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई एंड डिटरमाइन द रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल। अपने को क्या निकालना है, क्या रेट लगेगा, राइट, इसमें सिर्फ रेट निकालना है। सेम क्वेश्चन है, देख लेते हैं। लैपटॉप दिया है, लैपटॉप बैग के साथ में कंपोजिट सप्लाई है, राइट, तो लैपटॉप का रेट लग जाएगा कितना, 18%। फर्स्ट केस में 18% हो गया, नेचुरली बंडल है। सेम केस दिया हुआ है। सेकंड केस क्या बोला है, सप्लाई ऑफ 10,000 किट्स दिया है। किट में क्या क्या है, एक हेयर ऑयल है, एक ब्यूटी सोप है और एक हेयर कॉलम है, ठीक है। तीनों मिक्स्ड सप्लाई है, मिक्स सप्लाई पे हाईएस्ट रेट लग जाएगा। तीनों में से हाईएस्ट रेट किसका है, इन तीनों में से हाईएस्ट रेट हो गया 28%, सो 28% लग जाएगा। थर्ड केस में क्या लिखा है, 100 किट्स आर गिवन एज फ्री गिफ्ट टू मुंबई कस्टमर्स, ऑल अनरिलेटेड, सारे के सारे अनरिलेटेड है और फ्री में दिया है। फ्री में दिया है, कंसिडरेशन है ही नहीं, तो जीएसटी लगेगा ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर नेल हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया, इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज दी है फ्री में, वापस फ्री में दिया है। किसको दिया है, हर ब्रदर। ब्रदर डिपेंडेंट है क्या, बिल्कुल है, आगे लिखा हुआ है होनली डिपेंडेंट ऑन हर। डिपेंडेंट लिखा हुआ है तो वो रिलेटेड पार्टी बन जाता है, और इवन इफ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है तो भी उस पर जीएसटी लग जाएगा, राइट। सो इवेंट मैनेजमेंट सर्विस का रेट क्या दिया है, 5%, सो 5% के हिसाब से जीएसटी चार्ज हो जाएगा, ठीक है। लास्ट केस क्या दिया, 300 चेयर्स एंड 20 कूलर्स हायर्ड आउट टू कृष्णा गार्डन्स अजमेर राजस्थान, ठीक है। वैल्यू includes cost of transporting the chairs and coolers from Diksha's godown at Mumbai to Krishna Garden Ajmer, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूडेड है। ये भी एक कंपोजिट सप्लाई है, जिसमें रेट किसका लगेगा, प्रिंसिपल सप्लाई का। प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, हायरिंग किया है वो, राइट। सो
जो रेंट पे दिया है, सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ चेयर्स एंड कूलर्स, इस पर जो रेट लग रहा है वही रेट टोटल 48,000 पे लग जाएगा, राइट, 12% की रेट से, 12% की रेट से। इवन दो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है वो एग्जेम्प्ट है, क्योंकि दीक्षा कोई जीटीए नहीं है, फिर भी प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगेगा, राइट। सेम क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, 23 एंड 24, ये तीनों को जो क्वेश्चंस हैं वो मिक्स्ड क्वेश्चंस है, जिसमें प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यूएशन, आईटीसी और सप्लाई सारे कॉन्सेप्ट मिक्स में रहेंगे। सो वो हम एक बार वो सारे चैप्टर्स हो जाएंगे उसके बाद करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।